नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई के ऊपर हम वीडियो लेकर आए हैं। साथियों, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हिंदी मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य हिंदी साहित्यिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हरिशंकर परसाई एक ऐसे व्यंग्य लेखक हैं, अगर वो हिंदी में नहीं होते तो मुझे लगता है कि हिंदी में व्यंग्य लेख को एक नया रूप ना मिलता। उनकी रचनाएं समाज को नई राह पर ले जाती हैं और करारा व्यंग करती हैं सत्ता पर, समाज की कुरीतियों पर। ठीक है, तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। साथियों, जन्म उनका हुआ 22 अगस्त 1924 को। ठीक है, और जन्म स्थान उनका है जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्यवित्त परिवार मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। दो भाई थे, दो बहनें, स्वयं अविवाहित रहे, सारी उम्र अविवाहित रहे। ठीक है साथियों, तो आगे क्या लिखा गया है इनके बारे में कि मैट्रिक नहीं हुए थे कि माँ की मृत्यु हो गई, लकड़ी के कोयले की ठेकेदारी करते पिता को असाध्य बीमारी हो गई, फलस्वरूप गहन आर्थिक अभावों के बीच पारिवारिक जिम्मेदारियां, यहीं से वास्तविक जीवन संघर्ष जिसने ताकत भी दी और दुनियावी शिक्षा भी। फिर वे आगे पढ़े नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और फिर डिप्लोमा इन टीचिंग। टीचर और लेखक दोनों थे। इसके उपरांत उनके हिस्से में जो सम्मान आए, वैसे तो बहुत सारे पुरस्कार साथी उनको दिए गए, लेकिन जो दो मुख्य पुरस्कार पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, जब माफ़ करिएगा इसको आप केंद्रीय के बजाय हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार लिखिएगा। ठीक है साथियों, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार याद करिएगा। और इसके आगे मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान भी इनको मिला। ठीक है, और इसके अतिरिक्त रचनाओं के अनुवाद लगभग सभी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में हुए इनके। ठीक है, तो इनकी बहुत सारी रचनाएं जो हैं वो भारत की अन्य भाषाओं में भी छपी और अंग्रेजी में भी। परसाई रचनावली शीर्षक से 6 खंडों में रचनाएं संकलित हैं और 10 अगस्त 1995 में इनका निधन हुआ। और साथियों, मैं तो कहता हूँ कि आपने अगर परसाई को नहीं ना पढ़ा तो बहुत अशोभनीय बात हो जाएगी। इनकी एक पुस्तक है विकलांग श्रद्धा का दौर, जन ठल्ले की डायरी। साथियों पढ़िए इसको आप, बहुत ही ज़बरदस्त लिख दिया है इन्होंने। ठीक है, बहुत करारा व्यंग करा अपनी रचनाओं में। ठीक है साथियों, तो आगे हम पढ़ेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। साथियों, हम तो अभी आपको इनके व्यंग लेखक ही माफ़ करिएगा व्यंग लेख ही बताएंगे जो इनके निबंध हैं, लेकिन साथियों आपको और जानकारी भी दे देते हैं कि इन्होंने हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, बोला राम का जीव, ये 3 कहानी संग्रह भी लिखे। ठीक है, पहला क्या था, हंसते हैं रोते हैं, दूसरा है जैसे उनके दिन फिरे, और तीसरा है भोला राम का जीव। और भोला राम का जीव ये तो नेट की परीक्षा में लगा भी हुआ है। ठीक है, भोला राम का जीव आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव। तो ये इस प्रकार से 3 कहानी संग्रह इन्होंने लिखे। इसके अलावा इनके हिस्से 3 उपन्यास भी आते हैं। ठीक है, उनके नाम भी मैं बता देता हूँ। पहले नंबर पर इनका जो उपन्यास आता है उसका नाम है रानी नागफनी की कहानी। ठीक है, दूसरे नंबर पर है तट की खोज, तीसरे पर है ज्वाला और जल। ठीक है, पहले पर क्या है लिख लीजिएगा, रानी नागफनी की कहानी, दूसरे पर है तट की खोज, तीसरे पर है ज्वाला और जल। एक संस्मरण भी इन्होंने लिखा जिसका नाम था तिरछी रेखाएं, वो भी लिख लीजिएगा। ठीक है साथियों, ओके साथियों, जितनी जानकारी दी जानी थी अन्य रचनाओं के संबंध में परसाई जी की, वो मैंने दे दी है। तो अभी परसाई जी के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। कहानी, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखा चित्र, पत्र, साक्षात्कार, निबंध, ललित एवं विचारात्मक सभी गद्य विधाओं का समृद्ध इन्होंने किया है। और किसी विधा की शास्त्रीय मर्यादा को वंदना उनका स्वभाव नहीं था, नेचर में ही नहीं था कि एक ही विचारधारा या एक ही विधा में बंध कर रह जाते। ठीक है साथियों, इसलिए उनके निबंधों में कहानी और कहानियों में ललित निबंध का स्वाद मिलता है। यही तो खूबी है साथियों इस बंदे की, कि निबंध भी अगर लिखे हैं ना तो उसमें भी कहानी का मसाला डाल दिया, और कहानी के माध्यम से जो व्यंग्य किया है ना, करारा व्यंग, मैं तो कहता हूँ सत्ता की कुर्सियाँ तक हिल गई होगी उस वक्त। ठीक है ना, तो उनके रेखा चित्रों में
निबंध और निबंधों में रेखा चित्र की भंगिमा देखी जा सकती है। अब तक उनके जैसे उनके दिन फिरे पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, माफ़ करिएगा मैंने गलत पढ़ दिया जहाँ पर, ठीक है। अब तक उनके जो है इस प्रकार से, ठीक है, निबंध संग्रह छपे हैं। जैसे उनके दिन फिरे पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे 2 बार आ गया था, गलत नहीं पढ़ा था, ठीक है साथियों। तो जैसे उनके दिन फिरे जो 1963 में आया, पगडंडियों का जमाना 1966 में, सदाचार का विजय तो मेरे ख्याल से 12वीं में लगा हुआ था, +2 में मैंने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से +2 करा, तो वहाँ जो हिंदी में लगा हुआ था, मैंने हिंदी रखी थी +2 में, सदाचार का तवीज़, ठीक है। पढ़िए आप साथियों, बहुत अच्छा लिखा, बहुत करारा व्यंग किया है भ्रष्टाचारी के ऊपर। और शिकायत मुझे भी है 1970, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970, अपनी अपनी बीमारी 1972, वैष्णव की फिसलन, मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों, वैष्णव की फिसलन का आप प्रकाशन वर्ष जो है याद कर लीजिए, ठीक है। वैष्णव की फिसलन ये प्रकाशित हुई 1976, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, जहाँ पर इसका प्रकाशन वर्ष जो है नहीं दिया है, हो सकता है कि विवाद का हिस्सा हो, मतलब कब छपा ये नहीं पता होगा पुस्तककर्ता को भी। बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो 1983, तुलसीदास चंदन घिसे, साथ ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, सभी नाम आपने याद करने हैं, लेकिन विकलांग श्रद्धा का दौर ये जो है, वैष्णव की फिसलन और विकलांग श्रद्धा का दौर, इस निबंध संग्रह का आपने याद कर लेना है प्रकाशन वर्ष। और साथ ही यही वो पुस्तक थी जिसके ऊपर उनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके बारे में पढ़ना कि ये कैसी पुस्तक थी। बहुत करारी पुस्तक है साथियों, मतलब करारी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत तगड़े तगड़े व्यंग करे हैं, ठीक है साथियों। तो मैंने ये पढ़ी हुई है पुस्तक, तो इसलिए बता रहा हूँ। ओके साथियों, तो आगे पढ़ते हैं। तुलसीदास चंदन घिसे के आगे, कहत कबीर 1987, हंसते हैं रोते हैं, ठीक है, हंसते हैं रोते हैं माना जाता है कि इनका कहानी संग्रह भी है और इसको गिना जाता है निबंध संग्रह में भी, ठीक है। तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है 1993, पाखंड का अध्यात्म 1998, ठीक है साथियों। तो कुछ निबंध संग्रह के जहाँ पर प्रकाशन वर्ष नहीं दिए हैं, तो हो सकता है कि नहीं मिले हों पुस्तककर्ता को ये प्रकाशन वर्ष, ठीक है। मैंने भी बहुत ढूंढा इधर उधर से, लेकिन नहीं मिले हैं। जिनके मिले हैं इम्पोर्टेंट हैं वो भी। तो साथ ही जात आपने सारे करने हैं ये, ठीक है। आवारा भीड़ के खतरे ये भी इम्पोर्टेंट है, 1998 में प्रकाशित हुआ। आदि 1.5 दर्जन निबंध संग्रह प्रकाशित हुए उनकी समस्त रचनाएं जो खोजी और संकलित की जा सकती हैं 6 खंडों में, मतलब जो अन्य रचनाएं उनकी जो खोजी गई अलग अलग हिस्सों में थी, तो वो परसाई रचनावली शीर्षक से प्रकाशित है। खंड 3 और 4 में उनके निबंध संग्रह हैं इस परसाई रचनावली ग्रंथ में। अपने निबंधों में उन्होंने वर्तमान क्या विषय रहते थे उनके निबंधों के, तो उन्होंने वर्तमान राजनीतिक, मैंने कहा ना, सत्ता के ऊपर जो सेंटर में गवर्नमेंट हुआ करती थी उसके ऊपर वो करारा व्यंग किया करते थे। चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार हो, चाहे मुरारजी देसाई की सरकार हो, मतलब भयंकर रूप से तबाही मचा दिया भाई इन्होंने, तो सत्ता हिला दी थी उस वक्त की। सामाजिक संस्थाओं के अंतर्विरोध का उजागर किया। देश जाति धर्म स्वतंत्रता के प्रति जनता की सहज भावुकता जगाकर अपना स्वार्थ सिद्धि करने वाले नेताओं का पर्दाफाश किया। जो मतलबी नेता जो होते हैं, जाति और धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं, उनके बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है साथियों, ठीक है। सेवा त्याग अध्यात्म का मुखौटा लगाकर अपना व्यवसाय बढ़ाने वाले पूंजीपतियों की पोल खोल के रख दी। पश्चिम के इलाहाबादियों की नकल करने वाले मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों को आगाह किया, मतलब उनको संकेत दे दिया कि भाई सुधर जाओ, कॉपी मत करो वेस्टर्न कल्चर की, वेस्टर्न लिखत की, ठीक है। आगे क्या लिखते हैं, जीवन में जहाँ जहाँ विसंगति, अन्याय, मिथ्याचार, शोषण, पखंड, दो मुहापन, वहाँ तीखा प्रहार भी किया अपनी लेखनी से। अपने लंबे लेखकीय जीवन में परसाई ने ना तो कभी अपने सिद्धांतों से समझौता किया, ना एक पल के लिए विराम किया, ठीक है। तो जीवन की विसंगतियों को वे मात्र व्याख्या नहीं, वर्ण तह में जाकर उन कारणों की पड़ताल भी करते हैं। इन्हें जन्म देते और इन्हें जन्म देते हैं, मतलब जो भी पाखंड, शोषण, मिथ्याचार, अन्याय, विसंगति आदि को जन्म देते हैं, वो उनकी घोर आलोचना करते हैं। हरिशंकर प्रसाद यही कहा जा रहा है। जहाँ पर आगे साथियों, जे डॉक्टर श्याम सुंदर
मिश्र एक विद्वान हैं हिंदी के, ठीक है। इनका क्या कहना है इनके बारे में, डॉक्टर श्याम सुंदर दास नहीं है साथियों, मिश्र हैं, याद रखना। आप बेखटके परसाई के संपूर्ण लेखों को एक साथ सुनिश्चित क्रम में संजोकर इस देश की जिंदगी का विश्वसनीय इतिहास बना सकते हैं, जहां जनसाधारण से लेकर बड़े बड़े राजनीतिक नेता, प्रशासक, बुद्धिजीवी, मध्यवर्गीय, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, थानेदार, विश्व के बड़े बड़े राष्ट्रनायक, कूटनीतिज्ञ, युद्धशास्त्री, प्रेमी प्रेमिकाएं, अवसरवादी, पदलोलुप होता है जो हम जिसे हमेशा ही कुर्सी की लालसा रहती है, ठीक है। राजनीतिज्ञ, साहूकार, पूंजीपति, राजनीतिक एवं सामाजिक घटनाएं, अपराध, अनाचार, दिशाहीनता, शोषण के अमानवीय रूपांतर, अकाल, भूखमरी, बाढ़, युवा आक्रोश, जन आंदोलन, सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक अनाचार और इन सब से बेखबर मध्यवर्गीय शालीनता से आक्रांत रचनाकार और कलाकारों के साथ धार्मिक सदम के भीतर जकड़े हुए पांडे, पुजारी, महात्मा, भगवान, नए पंथों के संचालक और अध्यात्मवादी सभी एक साथ मिल जाएंगे इनकी रचनाओं में, ठीक है। मतलब सबकी इन्होंने बैंड बजा के रख दिए भाई, ऐसा मैं बोल सकता हूँ एक आम भाषा में, ठीक है। निश्चय ही व्यंग्यात्मक निबंध लेखन के क्षेत्र में परसाई अपने प्रतिमान आप ही हैं, मतलब अकेले खड़े हो जाते हैं। हालांकि और भी व्यंग्यकार हुए, शरद जोशी हैं, शेखर जोशी हैं और बहुत तगड़े तगड़े व्यंग्यकार हुए हैं साथियों, उनमें से ये भी हैं। हरिशंकर परसाई तो सबके उस्ताद में मानता हूँ इनको, ठीक है। तो इनको आप पढ़िएगा लाइफ में कभी, ठीक है। यदि आपने रचनाएं नहीं लिखी अभी तक तो जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा इन रचनाओं को अच्छे से, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, ओके साथियों। और 6 खंडों में विभाजित है इनकी परसाई रचनावली, ठीक है। इसमें भी इनके बहुत सारे निबंध जो थे जो खोजे गए थे लोगों के द्वारा और जो छपाई गई थी बाद में, ठीक है। तो इनके बारे में हमने बता दिया, बहुत अच्छे लेखक हैं, जरूर पढ़िएगा साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक और रचनाकार लेकर आएंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।